नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही इस पर हिंदू मुस्लिम की सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कांवड़ यात्रा के रूट पर होटल, ढाबे और खाने पीने की चीजें बेचने वालों के आई कार्ड चेक करने वालों को आतंकवादी बताया। हिंदू संगठनों की तुलना पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं की जघन्य हत्या करने वाले दहशतगर्दों से की है। एसटी हसन का आरोप है कि मुजफ्फरनगर में यशवीर महाराज और उनके सपोर्टर ढाबे वालों की पैंट उतरवाकर लोगों का मजहब चेक कर रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसटी हसन के इस बयान पर हंगामा हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि इस तरह के बाबाओं को जानबूझकर शय दी जा रही है। अगर सरकार को आई कार्ड चेक करना है तो करे, लेकिन बाबाओं को मैदान में किसने उतारा? ओवैसी ने कहा, किसी महाराज को लोगों का आधार कार्ड चेक करने का अधिकार किसने दिया? अगर किसी की पैंट उतारकर मजहब जानने की कोशिश की जाएगी तो इसे कौन बर्दाश्त करेगा? एसटी हसन और ओवैसी को जवाब दिया सुधांशु त्रिवेदी ने। और इसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने भी कांवड़ रूट पर खाने पीने की चीजें बेचने वालों को अपना नाम और अपना लाइसेंस नंबर डिस्प्ले करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन सवाल है कि पैंट उतारकर मजहब चेक करने की बात आई कहां से? वो कौन शख्स है जो खुद को हिंदू बताकर पैंट उतरवाने का इल्जाम लगा रहा है? इस शख्स ने क्या दावा किया और वो वाकई में क्या निकला? इस शख्स की पूरी कुंडली आज मैं आपको बताऊंगा। 8 दिन के बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। सरकार और प्रशासन इस कोशिश में जुटा है कि कांवड़ यात्रा सद्भाव और शांति से संपन्न हो। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये कह दिया कि कांवड़ यात्रा के नाम पर जो लोग मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, उनका आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, वो उन आतंकवादियों जैसे हैं जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की। असल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले होटलों, ढाबों और खाने पीने की दुकानों के बाहर मालिक का नाम लिखने का आदेश जारी किया है। इसके बाद यशवीर महाराज नाम के एक बाबा ने खुद दुकानदारों के आधार कार्ड चेक करने की मुहिम शुरू कर दी। एक ढाबा मिला जिसका नाम था पंडित जी वैष्णो ढाबा, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। लेकिन जब उसका क्यूआर कोड स्कैन किया गया तो उसका मालिक मुस्लिम निकला। बस इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। इल्जाम लगाया गया कि बाबा के चेलों ने ढाबे में काम करने वाले एक शख्स की पैंट उतरवाकर उसका मजहब कंफर्म करने की कोशिश की, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं था और वो अपना नाम गोपाल बता रहा था। गोपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया जिसमें वो पैंट उतरवाने की बात कह रहा था। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए। एसटी हसन ने कहा कि कांवड़ यात्रा के रूट की दुकानों पर मालिकों का नाम लिखे जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई किसी की पैंट उतरवाकर धर्म कैसे चेक कर सकता है? एसटी हसन ने कहा, इस तरह की हरकत करने वालों और पहलगाम में हिंदुओं की हत्या करने वाले दहशतगर्दों में क्या फर्क है? ऐसे लोगों का मकसद हिंदू और मुसलमान को बांटना है, देश में धर्म के नाम पर दंगे करवाना है। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले में बोले। ओवैसी ने कहा कि पुलिस या प्रशासन आधार कार्ड मांगे, दुकानदारों का वेरिफिकेशन करे, ये बात समझ में आती है, लेकिन कोई बाबा किसी का आधार कार्ड कैसे चेक कर सकता है? हिंदूवादी संगठनों का ये अधिकार किसने दिया? ओवैसी ने कहा, कोई सरेआम किसी के पैंट उतरवाए, मजहब पूछे, आधार कार्ड चेक करे और प्रशासन खामोश रहे, यह हैरानी की बात है।
इससे लगता है कि सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। नहीं, कोई हेटरेट नहीं, कोई हेटरेट की बात नहीं कर रही। जाके तुम्हारा पैंट उतारो, तुम क्या बोलते हैं? उनके कोई लीडर को बोले तुम्हारा पैंट उतारो, क्या बोलते हो लोग? एसपी के अरे क्या बात कर रहे हैं? वो जो बेचारा उसका नाम गोपाल है, क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू? आप पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलीवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? तुम्हारे को धरना देना है, तुम जाके धरना, तुम होटल में कैसे जाते? तुम किसकी होटल रहने? तो तुम होते कौन? तुम गवर्नमेंट है, तुम कानून है, कौन है तुम? किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ, अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? क्या है ये? कहां रुकेगा ये? आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा। तैयार रहो आप लोग। हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आपको शिकायत है, पुलिस में कंप्लेन करिए। आप जाकर होटलों के सामने क्यों तमाशा कर रहे? होटलों में क्यों जा रहे? आप कौन होते कौन? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये बागोवाली, सरवट, बजीरी, ये जो मुजफ्फरनगर बाईपास पे है, 10 साल पहले सुकून से था पूरा। अब क्यों हो रहा है गड़बड़? ये बराबर कांवड़ यात्रा जाती थी, जाती रहेंगी, मगर ये लोग कौन है भाई? ये बात बिल्कुल सही है कि कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड चेक करने का काम किसी बाबा, किसी महाराज या किसी संगठन का नहीं है। यशवीर महाराज ने यह गलती तो की, लेकिन क्या उनके चेलों ने किसी लड़के की पैंट उतरवाई? इसका तो कोई सबूत नहीं मिला और मुद्दा इसी को बनाया गया। इसलिए मैंने अपने संवाददाताओं से, अपने रिपोर्टर से इसकी सच्चाई पता लगाने को कहा, पूरी बात की जानकारी हासिल करने को कहा। अब जो पता चला मैं आपके साथ शेयर करता हूं। स्वामी यशवीर महाराज ने अपने समर्थकों के साथ मुजफ्फरनगर में एक अभियान चलाया। उन्होंने यात्रा मार्ग पर बने ढाबों और फूड स्टॉल के मालिकों और वहां काम करने वालों की पहचान बताने को कहा। इसी दौरान जब यशवीर महाराज और उनके साथ कई हिंदूवादी कार्यकर्ता एक ढाबे में पहुंचे, ढाबे का नाम था पंडित जी वैष्णो ढाबा। इस ढाबे के मालिक ने अपना आधार कार्ड दिखाने से इनकार कर दिया। जब क्यूआर कोड स्कैन किया गया तो उसमें संदब्बर का नाम सामने आया। इसके बाद विवाद शुरू हुआ। यशवीर महाराज के चेले ढाबे के मालिक को 24 घंटे के भीतर ढाबे पर असली नाम लिखने और वैष्णव शब्द हटाने की हिदायत देकर चले गए। लेकिन कुछ ही देर के बाद इस ढाबे में काम करने वाले एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जिसमें यह व्यक्ति अपना नाम गोपाल बता रहा था और दावा कर रहा था कि उसका मजहब जानने के लिए यशवीर महाराज के सपोर्टर्स ने उसकी पैंट उतरवाई। ये वीडियो भी आप देख लीजिए। मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूंगा, होटल पर रहूँ। होटल का काम। क्या हुआ? हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ। अभी ना मैंने पैंट तारी, पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। और क्या नाम मुझे नंगा कर ले तो ये लोग बीमार चल रहा, देखो बीमार चल रहा। बाबूजी मैं बीमार चल रहा। अच्छा, टेक का तरह धोगा था भी। किसने करने की कोशिश की? तूने ना वो लौंडा काला लौंडा वो पैंट उतार रहे थे, आपकी पैंट है। अब नू जा खड़े मुसलमान हो, क्या हो या तू? मैं हिंदू झूठ क्या काम करते हो होटल पे? मैं यहाँ काम करूँ। कौन सा होटल है? एक बात और बताइए। पंडित जी का। पंडित जी ढाबा। पंडित जी का ढाबा। ये गोपाल कौन है, पंडित जी ढाबा क्या है, इसका सच क्या है, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको बाकी कहानी बता देता हूं। हमारे संवाददाता ने यशवीर महाराज से संपर्क किया, उनसे पूछा क्या उनकी मौजूदगी में उनके सपोर्टर्स ने इस तरह की हरकत की थी, क्या किसी की पैंट उतरवा कर उसका मजहब जानने की कोशिश की थी। तो यशवीर महाराज ने कहा पैंट उतरवाने का आरोप सरासर झूठ है, ढाबे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यशवीर महाराज ने कहा उन्होंने होटल और ढाबे वालों की पहचान जानने की मुहिम जरूर चलाई है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लोग धर्म छुपाकर खाने पीने का सामान बेचते हैं, जिससे यात्रा की पवित्रता भंग होती है। यशवीर महाराज ने दावा किया कि जो शख्स पैंट उतरवाने का दावा कर रहा है उसका असली नाम गोपाल नहीं अब्दुल है। जब वो ढाबे पर पहुंचे तो वो अंदर मांस रखा हुआ था, इसलिए अब्दुल घबरा गया
और उसने वहां मौजूद एक यूट्यूबर की सलाह पर खुद को गोपाल बताकर यह सारा ड्रामा रचा। हम लोग साधु हैं, हम किसी के कपड़े उतारेंगे? हम तो कोई बिना कपड़े का हो उसको कपड़े देने का ही वो करते हैं। ये साधुओं की भी संस्कृति और भारत की सनातन धर्म की संस्कृति है, लेकिन ये आरोप झूठा है। वहाँ पर जब जो सनातन धर्म के लोग थे उनको ये कुछ थोड़ी वहम हुआ कि अंदर मांस रखा है, तो उसको कहने लगे कार्यकर्ता को, वहाँ जो होटल पर था, कि भाई वो अंदर मांस है, वो मांस दिखा, तो उसने उनको जाने नहीं दिया। लेकिन फिर एक मुस्लिम पत्रकार था वहाँ पर, उसने कहा रे तू ऐसा कर, इसे तेरे बचाने का रास्ता यही है, तू अपना हिंदू मुस्लिम रंग दे दे और तू अपना नाम गोपाल बता और ये को कि मेरी पिटाई की है, मेरी पैंट उतारी है। तो उसने यही कहा मीडिया के सामने, जब मीडिया थी, जबकि जब ये इस तरह की घटना होती यदि तो वहाँ तो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी। क्या नाम उसका? गोपाल नहीं बल्कि उसका नाम अब्दुल है और वो बराबर में ही वही गांव है, उस गांव का नाम है मझेड़ी, वहां मझेड़ी का वो रहने वाला है। इस गोपाल को खोज करके लाओ और इससे वास्तविकता क्या है वो जानकारी लेकर के मीडिया को के सामने इस खुलासे को करो, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जैसे ही खुद को गोपाल बताने वाले शख्स ने पैंट उतरवाने का इल्जाम लगाया तो पुलिस एक्टिव हो गई। ढाबे पर दिख रहे यशवीर महाराज के 11 चेलों को नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया गया। हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने इनमें से कुछ लड़कों को खोज निकाला, उनसे बात की। इन लड़कों ने भी कहा कि ढाबे पर किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की गई, किसी की पैंट नहीं उतरवाई गई। इन लड़कों ने कहा कि ढाबे वाले का आधार कार्ड जरूर चेक किया गया था जिसमें उसका नाम संदव्वर लिखा था, लेकिन अब वो खुद को गोपाल बताकर झूठे इल्जाम लगा रहा है। जी 28 तारीख की रात में आ गया था 1:30 बजे। ये सब निराधार है, आरोप लगे हैं। वहां पर किसी की पैंट उतरवाई नहीं गई। हमने तो केवल जाकर आधार कार्ड मांगे थे। स्वामी यशवीर महाराज जी ने केवल इतना आदेश दिया था कि आधार कार्ड देखते हुए और अगर मैं मुस्लिम निकले तो 24 घंटे एस्टिमेट देके वहां से आ जाना कि 24 घंटे में अपना नाम बदल ले, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। चेक करने की परमिशन आपको किसने दी? पुलिस ने दी जी। अगर पुलिस हमेशा ये बोलती है आपके घर की बराबर में भी कोई संदिग्ध व्यक्ति आ गया आपसे रूम लेके रहे तो आप उसका आधार कार्ड चेक करिए। अगर वो आतंकवादी हुआ और आपके घर में रह रहा हो तो मुकदमा तो हम पे डल जाएगा ना। नहीं, पैंट वगैरह कुछ नहीं उतारी गई, मात्र इतना सा था कि उससे आधार कार्ड मांगा। जब वो आधार कार्ड नहीं दे पाया तो उसका स्कैनर चेक किया, जिसमें स्कैनर में उसका नाम सनोवर निकला। अब राजनीति इस चीज पे तो हो रही है कि हम हिंदू लड़कों को आतंकवादी या गुंडे बताया जा रहा है, परंतु अब तक भी आज 5 दिन बीत गए परंतु उसका नाम अब तक भी नहीं बदला गया पंडित जी ढाबे का। हम मानते हैं कि हमारी पृथ्वी हमारा परिवार है, तो यदि इस परिवार में इतना पवित्र महीना सावन का महीना आ रहा है, उस महीने में यदि आप देखिए यदि ये जिहादी लोग जो होते हैं थूक कर मूत कर इस तरह के व्यवहार करते हैं, यदि इसे रोक दिया जाए बिना किसी झंझट के तो कितना अच्छा रहे। ये सब झूठा मुकदमा है। जो ये कह रहे हैं कि पैंट उतारी है या वो किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो सब झूठा मुकदमा लगाने की साजिश रच रहे हैं। ये एक पॉलिटिशियंस की हरकतें हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हमारे धर्म में बिल्कुल नहीं सिखाया हुआ है कि आप किसी की पैंट उतारो, बिल्कुल नहीं। अब सवाल ये कि जो शख्स खुद को गोपाल बता रहा है, पैंट उतरवाकर मजहब चेक कराने का आरोप लगवा रहा है, वो असल में है कौन? उसका असली नाम गोपाल है, संदव्वर है, अब्दुल है या कुछ और? इसकी हकीकत तो वही बता सकता है। इसलिए हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने गोपाल को खोजा। अभय ने इस व्यक्ति से कहा कि उसका नाम गोपाल है, वो हिंदू है, लेकिन जब अभय ने इससे आधार कार्ड दिखाने को कहा तो वो बहाने बनाने लगा। पहले बोला आधार कार्ड नहीं है, फिर बोला खो गया, फिर पूछा गया कि भाई मोबाइल में आधार कार्ड की फोटो तो होगी, तो बोला मोबाइल टूट गया। फिर पूछा कोई तो डॉक्यूमेंट होगा, कोई दस्तावेज होगा जिसमें उसकी पहचान साबित हो जाए, तो उसने कहा उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है। गोपाल जी आधार कार्ड दिखाएंगे अपना? आधार कार्ड खोया, देखो मोबाइल में है? मोबाइल सब टूट गया था, एक्सीडेंट हो गया था ना भैया उसमें। गोपाल पूरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम देखो गोपाली। आगे कोई सरनेम तो होगा कुछ? नहीं, पूरा नाम मेरा गोपाली। आप पे अपना कोई डॉक्यूमेंट है जिसपे गोपाल लिखा हो? नहीं। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं। कौन?
मुस्लिम रह रखो मैं गोपाल नाम है, सूरज मेरा बाप का नाम है। अब गोपाल किस कदर झूठ बोल रहा है ये थोड़ी देर पहले सामने आ गया। जो शख्स खुद के बार बार गोपाल होने का दावा कर रहा है, जो अपना आधार कार्ड खुजाने की बात कह रहा है, उसका आधार कार्ड पुलिस ने ढूंढ लिया। पुलिस को जो आधार कार्ड मिला है, इस आधार कार्ड से पता चला कि गोपाल न गोपाल है, न सनव्वर है, न अब्दुल है। इसका असली नाम है तजम्मुल। आधार कार्ड पर इसका नाम तजम्मुल लिखा है, उसके पिता का नाम मकसूद है। तजम्मुल मुजफ्फरनगर के बहेरी गांव का रहने वाला है। हमारे संवाददाता कुमार सोनू तजम्मुल के गांव बहेरी में पहुंचे, पड़ोसियों से बात की तो उसके पड़ोसियों ने सारा सच सामने उगल दिया। तजम्मुल के पड़ोसी मुनव्वर ने बताया कि जो खुद को गोपाल बता रहा है वो तजम्मुल ही है। 2 महीने से ढाबे में काम कर रहा है और ढाबे के मालिक ने ही इसका नाम गोपाल रख दिया था। गांव वालों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन ढाबे के मालिक ने उन्हें धमका दिया। मुनव्वर ने बताया कि पहचान छुपाने के लिए तजम्मुल का सिर्फ नाम नहीं बदला गया, उसके हाथ में कड़ा भी पहना दिया गया। मुनव्वर साहब ये बताइए, ये देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, यही है जी बजेडी का ही है। क्या नाम है इसका? तजम्मुल। और ये कहाँ काम करता है? होटल में, पंडित ढाबे पे। पंडित जी ढाबे पे जी। इसी के साथ जो है मारपीट और पेंट उतारने का मामला सामने आया? जी इसी के साथ आया। तो इसका नाम क्या गोपाल है? नहीं गोपाल क्यों, जब ये मोमडन है तो गोपाल कैसे होगा इसका नाम? हाँ। वो तो ढाबे वालों ने रखा हुआ था, इसका नाम कड़ा भी पहना रखा था, उन्होंने जबरदस्ती अपने दबाव में रख रखा था। हाँ। अच्छा दिमाग का वो मेंटल है, उसे इतनी खबर नहीं आएगी तो जो इसका अंजाम क्या होगा। गोपाल किसने रखा हुआ था इसका नाम? होटल वाले ने। ऐसा क्यों किया हुआ था? बस वो तो वो जानते हैं क्यों किया उन्होंने। अब वो दिमाग का मेंटल था, जैसे उन्होंने बुलवाया उसने बोल दिया। तो क्या कड़ा भी पहनाया हुआ था? हाँ कड़ा भी पहना रखा था, हमने कड़ा निकलवाया वो। हाँ। उसके हाथ से। उनका क्या मतलब है नाम बदलने का? अरे उनका ढाबा चलता है नहीं चलता, वो मजदूरी तो कर रहा था वहां, साफ सफाई के लिए तो लगा हुआ था। आधार कार्ड भी मिल गया, पड़ोसी ने भी कंफर्म कर दिया और साफ पता चला अपने आप को गोपाल होने का दावा करने वाला शख्स कितना शरारती है। क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले विवाद शुरू हो गया तो उत्तराखंड सरकार भी सचेत हो गई। आज पुष्कर धामी की सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सभी ढाबों, रेस्टोरेंट्स, फूड स्टॉल्स को अब अपनी दुकान के बाहर अपनी पहचान डिस्प्ले करनी होगी। फूड वेंडर से कहा गया कि वो दुकान के बाहर फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाएं। अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो वेंडर्स पर कार्रवाई की जाएगी और शॉप ओनर पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कांवड़ यात्रियों को यह पता होना चाहिए कि जहां वो खाना खा रहे हैं वहां उन्हें शुद्ध खाना मिलेगा। धामी ने कहा कि थूक जिहाद और ऐसी तमाम घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला किया है, इसे सख्ती से लागू भी किया जाएगा। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है। 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ। पिछले समय में थूक जिहाद जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन धामी सरकार के इस फैसले का विपक्ष ने विरोध किया। हरीश रावत ने कहा कि सरकार का एक कदम अपनी नाकामी छिपाने के लिए है, ध्यान भटकाने के लिए है। उन्होंने कहा कि बजाय ढाबे रेस्टोरेंट को चेक करने में समय बर्बाद करने के धामी सरकार को चाहिए कि कांवड़ियों के हुड़दंग को रोकें जो यात्रा में लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते हैं। पिछले वर्ष इस तरीके का दुष्प्रयास, एक गलत निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी थोपा था और अनंतो गत्वा न्यायिक फटकार के बाद उनको वापस लेना पड़ा था। और इस बार अब उत्तराखंड सरकार की बारी है। वो यात्रा व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। पिछले कुछ समय से
सड़कों में हुड़दंग देखी जा रही है। कांवड़ के दिनों में अंतिम 3-4 दिन तो सड़क और हरिद्वार जाने लायक ही नहीं रहता है। तो ये इस स्थिति से बचना है। ऐसी कांवड़े बना करके लाते हैं जो ऊपर बिजली के तारों को छू देती हैं, किसी के जीवन को खतरा पैदा हो उसकी कोई परवाह नहीं करते। डीजे, कान फोड़ने वाले डीजे बजाए जाते हैं। लेकिन ये जो हुडलमबाज कुछ जगहों से आ रहे हैं और हमारी सड़कों को हुडलमियों का अड्डा बना रहे हैं, वो नहीं स्वीकार्य होना चाहिए। उस पर ध्यान दें। ये कहाँ पुलिस का ध्यान ये वेरिफिकेशन इत्यादि इत्यादि में लगा रहे हैं। जो सवाल कभी नहीं उठे वो नए सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने विरोधी दलों को जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, यह नियम तो पहले से है कि खाने पीने की चीजें बेचने वालों को दुकान पर अपनी पहचान डिस्प्ले करनी होगी, तो इस नियम का पालन करने में क्या दिक्कत है? विपक्ष के नेता इस पर हंगामा क्यों कर रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब मुसलमानों की संस्था हलाल सर्टिफिकेट जारी करती है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, उस पर किसी को ऐतराज नहीं होता। लेकिन अगर हिंदू अपनी धार्मिक यात्रा की पवित्रता बनाए रखने की बात करते हैं तो विपक्ष इसे सांप्रदायिक बताकर हंगामा करता है कि ये डबल स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। जहां तक हसन साहब ने बोला है तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि नाम छुपा के रखने वालों के साथ आप लोग क्यों खड़े रहना चाहते हैं? सीधे, साफ और सपाट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो सरकार का नियम कहता है उसके अनुसार आपको नाम डिस्प्ले करने में क्या प्रॉब्लम है? और उन्होंने एक बयान में अपने एक और बात कही कि साहब इस बात की जांच, अगर कोई नेम प्लेट लगाए या नहीं, इसकी जांच तो होनी चाहिए, सरकार के द्वारा होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, मुस्लिम धार्मिक भावनाओं की कदर करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि हलाल में यह है कि वो हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए। गैर मुस्लिम ने छुआ है तो इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह अपवित्र हो जाता है, वो पवित्र नहीं है। क्या उसका सर्टिफिकेट सरकार देती है? मैं कांग्रेस और सपा दोनों से पूछना चाहता हूं, उसका सर्टिफिकेट तो आपने जमीयत उलेमाए हिंद और जैसी कई संस्थाओं को दे रखा है। तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म को नष्ट करने, उसको लांछित और अपमानित करने वाले ये वही लोग हैं जिनके लिए हलाल का जमाल तो सबसे ऊपर है। और यहां पर अगर केवल नेम प्लेट को सामने रख लिया जाए तो यह कह सकता हूं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं को हलाल करना और उधर हलाल का जमाल ऊपर करना, यह इनकी राजनीति का कमाल है। इतने बड़े हंगामे की जड़ सिर्फ और सिर्फ वो शख्स है जो तजम्मुल से गोपाल बन गया। गोपाल की हकीकत तो सामने आ गई। अब एसटी हसन क्या कहेंगे? अब असदुल ओवैसी क्या बोलेंगे जो कह रहे थे बेचारे गोपाल की पैंट उतरवा गई? गोपाल बेचारा नहीं, शातिर निकला, तजम्मुल से गोपाल बन गया, बार बार पूछने पर भी झूठ बोलता रहा और यूट्यूबर के साथ मिलकर इसने इतना बड़ा ड्रामा कर दिया, अपनी पैंट उतारने की बात कह दी, झूठ फैला दिया। अब उस यूट्यूबर को भी पकड़ना चाहिए जिसकी बदमाशी के कारण इतना बड़ा हंगामा हुआ। मुझे लगता है कि होटलों, ढाबों और खाने पीने की दुकानों के बाहर मालिक का नाम लिखवाने की बात को प्रैक्टिकल नजरिए से देखने की जरूरत है। यह बात सिर्फ फूड डिपार्टमेंट के रूल की नहीं है। जो लोग कांवड़ लेकर निकलते हैं, यह बात उनकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है। वो शुद्ध शाकाहारी भोजन चाहते हैं। धार्मिक यात्रा के दौरान वो चाहते हैं कि भोजन बनाने वाले और सर्व करने वाले भी हिंदू हों। ठीक उसी तरह जैसे मुसलमान हलाल की डिमांड करते हैं, ये उनकी बिलीफ है, उनके मजहब का मामला है। इन दोनों बातों में किसी को कोई एतराज नहीं होता। समस्या तब होती है जब कोई ढाबे का नाम वैष्णव भोजनालय या पंडित जी का ढाबा रखे और असल में इसे चलाने वाला और खाना बनाने वाला मुस्लिम हो और वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाए। मुजफ्फरनगर के केस में जो गोपाल होने का दावा कर रहा था वो तजम्मुल निकला, मकसूद का बेटा निकला। जब कोई इस तरह से नाम छुपाएगा, आइडेंटिटी को जानबूझकर शरारत करने के लिए पर्दे में रखेगा,
तो दिक्कत होगी। यह उसी तरह का मामला है जैसे इटावा में कथावाचकों ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, अपने आप को ब्राह्मण बताया और कथा सुनाने लगे। अगर वो भी अपनी पहचान न छुपाते तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता और बात इतनी नहीं बढ़ती। ऐसे हर मामले में ट्रांसपेरेंसी हो और नेता लोग इस पर बिना सच्चाई जाने राजनीति न करें, तभी जाकर इस तरह के विवाद रुकेंगे। अब बात करते हैं कोलकाता एक खौफनाक गैंगरेप केस की। आज इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता लगा कि लॉ कॉलेज की स्टूडेंट के साथ गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की क्राइम कुंडली काफी लंबी है। उसके खिलाफ 4 केसेस पहले से दर्ज हैं। वो पुलिस पर हमले के मामले में आरोपी है, जेल जा चुका है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से उसके करीबी रिश्ते थे, इसलिए कोई भी मनोजीत मिश्रा के खिलाफ खुलकर नहीं बोलता था। हैरानी की बात है कि इस तरह के अपराधी को नियमों को ताक पर रखकर लॉ कॉलेज में नौकरी दे दी गई। चूंकि अब मनोजीत को गैंगरेप के केस में अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए अब कॉलेज के लोग उसकी सच्चाई बयान करने लगे हैं। कोलकाता के गर्ल्स बीटी कॉलेज के प्रिंसिपल मकसूदा खातून ने बताया कि मनोजीत आदतन अपराधी है। राह चलते लड़कियों को परेशान करना, उनका हाथ पकड़ना, शादी का प्रस्ताव रखना, यह उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। असल में साउथ लॉ कॉलेज का कैंपस 2016 तक बालीगंज में था। कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज लॉ कॉलेज के साथ कैंपस शेयर करता था और उस वक्त मनोजीत इसी कैंपस में लॉ का स्टूडेंट था। मकसूदा खातून ने कहा कि मनोजीत तब स्टूडेंट था, पूरे कॉलेज में उसका आतंक था, तोड़फोड़ गुंडागर्दी करना उसका रोज का काम था। वो कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ गाली गलौज करता था, धमकी देता था। कई बार उसके खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं के साथ उसके रिश्ते थे। मकसूदा खातून ने कहा कि गैंगरेप की वारदात से एक दिन पहले मनोजीत ने गर्ल्स कॉलेज में घुसने की कोशिश की थी। I think it is 2017, 16, 17 during this time. मुझे लगता है कि 2016, 2017 और उसके बाद भी मनोजीत मिश्रा और उसके साथी गुंडागर्दी करते थे। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उसे क्या कहकर बुलाऊं ये समझ नहीं आ रहा। वो हर तरह के अपराध में शामिल था। वो कभी प्रिंसिपल रूम के सीसीटीवी कैमरे तोड़ देता था, हर तरह की गुंडागर्दी करता था। ये सब मीडिया में छपा हुआ है। 24 तारीख को उसने हमारे गर्ल्स कॉलेज में घुसने की कोशिश की, लेकिन हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर नहीं घुसने दिया। उसकी वजह से कॉलेज का एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल खराब हुआ। उस समय कॉलेज की पवित्रता भंग हुई। उसका आतंक कॉलेज के टीचर्स, स्टूडेंट्स और प्रशासन में था। गर्ल्स बीटी कॉलेज के प्रिंसिपल ने मनोजीत की राजनीतिक पहुंच की जो बात बताई, उसका सबूत भी आज सामने आया। पता लगा सिर्फ राजनीतिक पहुंच की वजह से ही मनोजीत ने गैंगरेप के दूसरे आरोपी को लॉ कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। गैंगरेप केस के आरोपी जैब अहमद ने लॉ कोर्स के लिए जब एंट्रेंस दिया था तो उसका रैंक 2634 था। बंगाल में 14 लॉ कॉलेजेस हैं, इनमें 2166 सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ 4 गवर्नमेंट लॉ कॉलेज हैं। हर सरकारी कॉलेज में 130 सीटें हैं। इसीलिए जिन स्टूडेंट्स की रैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम में 500 से 700 तक होती है, उन्हें ही सरकारी कॉलेज मिल पाता है। 2500 के नीचे रैंक होने के बावजूद जैब को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एडमिशन मिला। जैब अहमद के साथ 2024 में लॉ का एंट्रेंस देने वाले एक स्टूडेंट ने कहा कि जो रैंक जैब की है उसमें सरकारी तो दूर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलना मुश्किल है, खास तौर से जनरल कोटे से। फिर जैब को एडमिशन कैसे मिला, जैब के एडमिशन की सिफारिश किसने की, यह बात भी अब सामने आनी चाहिए। जाहिद अहमद जो है इसका रैंक आया था 2634। इस मेरिट पे जनरल कोटे में प्राइवेट कॉलेज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सीट नहीं फिलअप होता है, मगर गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है वो नहीं मिलता है। मगर इधर देखते हैं हम, जो जनरल कोटा से होके भी ये लड़का जाहिद अहमद नाम का ये लड़का, वो इसने इतने पिछले दिख से रैंक किया है
फिर भी इसका इतना बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल गया। इधर में जो एजुकेशन स्कैम चल रहा है इस वेस्ट बंगाल पर, इधर में तो जाहिद अहमद का जितना भी ये कसूर है ही, इससे बड़ी जो है इसके पीछे बहुत बड़ी कोई आदमी है और ये सिर्फ एक कॉलेज में मिला है। और यदि पूरा सभी कॉलेज से निकला जाता है तो बहुत सारे लड़के लोगों को मिलेगा, लड़का लड़कियां बहुत सारी जो पिछले दिख से घुस गया है और जो असली मेरिट लिस्ट है उस पर बेसिस में एडमिशन ही नहीं हुआ। जैसे जैसे कोलकाता रेप की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे ममता बनर्जी की सरकार पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने जो खुलासे किए वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि जब आरोपियों ने रेप के मकसद से पीड़ित लड़की को घसीटा और उसे घसीटकर कमरे में ले जाने की कोशिश की तो लड़की बेहोश हो गई। घबराहट में उसका दम घुटने लगा। उस लड़की ने इनहेलर मांगा। आरोपियों ने पास की मेडिकल शॉप से इनहेलर खरीद कर दिया, लेकिन इसका मकसद लड़की की मदद करना नहीं था। इन हैवानों ने लड़की को इसलिए इनहेलर दिया जिससे वो होश में रहे और वो उसके साथ रेप कर सकें। इन राक्षसों ने यही किया। जैसी लड़की होश में आई तो उसके साथ बलात्कार किया गया। पुलिस ने मेडिकल शॉप से इसका बिल और सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर ली है। कोलकाता की इस मेडिकल शॉप के मालिक ने कहा कि घटना वाले दिन एक शख्स इनहेलर लेने रात 8:30 बजे आया था। दुकान में भीड़ की वजह से वो आरोपी को पहचान तो नहीं सकते, लेकिन उन्होंने पुलिस को सबूत दे दिए। Yes, it's true that the person has purchased, but due to the huge जी हाँ, ये बात सही है कि उस शख्स ने यहाँ से इनहेलर खरीदा था। उस वक्त दुकान में बहुत भीड़ थी। ड्रोलिन जैसी जीवन रक्षक दवा को देना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने उसे वो दे दिया। वो 8:30 से 8:40 के बीच यहाँ आया था। पुलिस अपना काम कर रही है। उन्होंने पूरी तफ्तीश कर ली है। उन्होंने बिल कॉपी, सीसीटीवी फुटेज सबका वेरिफिकेशन कर लिया है। हमारी दुकान में हर वक्त 300 से 400 ग्राहक होते हैं, इसलिए जो शख्स इनहेलर लेने आया उसकी पहचान कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। कोलकाता पुलिस ने आज लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में तीनों आरोपियों मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी पर 6 नई क्रिमिनल धाराएं जोड़ दी। कोलकाता पुलिस ने आज यह भी फैसला किया कि इसकी जांच अब डिटेक्टिव डिपार्टमेंट करेगा। लेकिन कोलकाता पुलिस की कार्रवाई से बीजेपी संतुष्ट नहीं है। आज बीजेपी युवा मोर्चा ने कोलकाता में इस घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला। हालांकि कस्बा इलाके में रैली निकालने के लिए पुलिस ने परमिशन नहीं दी। मार्च के लिए बीजेपी युवा मोर्चा कलकत्ता हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट की परमिशन के बाद यह मार्च निकाला गया। साउथ कोलकाता के रास बिहारी इलाके से शुरू होकर यह मार्च साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज तक गया। इस रैली में बंगाल असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी पीड़ित लड़की के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मार्च में बीजेपी की कई महिला कार्यकर्ता हाथ में झाड़ू लेकर शामिल हुई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल की महिलाओं ने ममता के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता सरकार ने पीड़ित लड़की और उसके परिवार को छुपा दिया है, इसलिए इस केस में इंसाफ होगा, इसकी उम्मीद कम है। बेटी, बहन, दीदी कोई सुरक्षित नहीं है। ममता शुड गो इमीडिएटली। पूरा झाड़ू लेकर आ गया ना, सब बहन का हाथ में झाड़ू है, देख लीजिए, सब दीदी बहन सब का हाथ में झाड़ू है। पूरा बंगाल में रोष है। एक कस्बा में किसी को घुसने नहीं दिया था। युवा मोर्चा हाईकोर्ट जाकर परमिशन लेकर आज एंट्री ले लिया। कस्बा एंट्री ले लिया। ममता का पुलिस को जितना भी उनका साजिश था, ममता की इशारा से सब खत्म। उनका फैमिली को कब्जा में ले लिया पुलिस। एक केस खत्म हो जाएगा, लेकिन असली इंसाफ मिलेगा जब भाजपा की सरकार होगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इस रैली को फ्लॉप करा दिया। कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी रेप के मामले में सियासत करती है। बीजेपी को उन राज्यों में लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराध नहीं दिखते जहां बीजेपी की सरकारें हैं। कुणाल घोष ने कहा, गैंगरेप मामले में ममता सरकार पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच कर रही है।
किसी को भी इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं खुद वो जो शुभेंदु बाबू जो रैली कर रहे थे उसका जैम में मैं भी फंस गए थे, तो टोटल 7 मिनट्स हमको रुकना पड़ा। वो 400 से 500 तक ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आदमी था। लोग, वो आदमी नहीं है, भीड़ नहीं है, वो डिस्टेंस कर करके वो लोग जा रहे थे, वो कोई रैली नहीं हुआ। और किस इशू में कर रहा है कस्बा, हम लोग भी कंडेम कर रहे हैं, पुलिस अरेस्ट कर लिया है। और भाजपा का स्टेट में जो होता है, वो मध्य प्रदेश में जो 2 दिन पहले हॉस्पिटल के अंदर नर्स का खून हुआ है, उसके बारे में ये एलओपी का क्या स्टेटमेंट है। लेकिन सुकांतु मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि सरकार ये बताए कि एक हिस्ट्री शीटर को कॉलेज में नौकरी कैसे मिली। इसके अलावा यह भी पता लगाना चाहिए कि और कितनी लड़कियां मनोजीत का शिकार हुई। एक हिस्ट्री शीटर को, यानी जिसकी पीछे 4 एफआईआर हो, पुलिस पीटने की, मारने की एफआईआर हो और पुलिस पीटने की वजह से एक रात जेल में भी रहा हो, उस व्यक्ति को अगर एक कैजुअल स्टाफ के हिसाब से कॉलेज में रखा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि रोल ऑफ द जीबी जो है, जीबी सब मेंबर्स, उनके भी रोल की इंक्वायरी होनी चाहिए। इससे ज्यादा, एक से ज्यादा और भी लड़कियों के साथ इसने आइदर बलात्कार किया है या उनको प्रेशराइज करके, मनोजीत ने प्रेशराइज करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश की और उसकी वीडियोग्राफी की है। तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस वीडियोग्राफी की यूज कर उन लड़कियों को क्या मनोजीत बार बार बुलाता था, सेक्सुअली अब्यूज करता था, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था, या जिनके हाथ इनके सिर पे है उनके पास भी इन लड़कियों को भेजा जाता था एक्सप्लॉइट होने के लिए। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कोलकाता के इस दर्दनाक गैंगरेप के केस में जैसे जैसे डिटेल्स सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि बलात्कार करने वालों का सरगना लॉ कॉलेज का गुंडा था। वो तृणमूल कांग्रेस से अपने रिश्तों का फायदा उठाता था। वो पहले भी लड़कियों को ब्लैकमेल कर चुका है, पक्का क्रिमिनल है, लेकिन उस पर और उसके साथियों पर पहले कभी एक्शन नहीं हुआ। उनकी दादागिरी को किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ती गई और फिर उन्होंने गैंगरेप जैसा विभत्स अपराध किया। आज ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को जरूर इस बात का अफसोस होगा कि ऐसे लोगों को पार्टी ने जगह क्यों दी, लेकिन ये रोज रोज का किस्सा है। पहले राजनीतिक दल गुंडों का इस्तेमाल करते हैं, फिर छोटे मोटे अपराधों में पकड़े जाने पर उन्हें बचाते हैं, और एक दिन वो जब बड़ा अपराध कर देते हैं तो सब बैठकर रोते हैं और फिर कहते हैं हमारा इनसे कोई संबंध नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। आज हिमाचल प्रदेश से भी हैरान करने वाली खबर आई है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कल एनएचएआई के जिन अफसरों की पिटाई की थी, आज उन्हीं अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। चमियाना पंचायत बोर्ड से वार्ड सदस्य निहाल ठाकुर ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर अचल जिंदल और साइट इंजीनियर योगेश पर रास्ता रोकने और गाली गलौज के आरोप में केस दर्ज करा दिया। इसके बाद अनिरुद्ध सिंह सामने आए। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि उन्होंने एनएचएआई के अफसरों के साथ कोई बदसलूकी नहीं की, सारे आरोप झूठे हैं। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि एनएचएआई के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी है और कई घरों को खतरा पैदा हो गया है। ये बात एनएचएआई के अधिकारी जानते थे कि यह बड़ा मुद्दा बन जाएगी। इसे कवर अप करने के लिए उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा दिए गए। जो पर्टिकुलरली एफआईआर की बात कर रहे हैं वो तथ्यहीन है, मैं समझता हूँ। तथ्य बोलने से नहीं होगा। किसी का दोष, वहां बिल्डिंग गिर गई, अधिकारी आके बोल रहे हैं, हंस के बोल रहे हैं कि हम कंपनसेट कर देंगे, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है कि आई डिनाई फ्रॉम ऑल एलिगेशंस। ये केवल मात्र बिल्डिंग गिरी, उनको पता था कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा, उसको कवर अप करने के लिए उन लोगों ने ये साजिश जो है रची है। हॉस्पिटल में कितने देर एडमिट थे, आप इसका रिकॉर्ड लीजिए। अगर एमएलसी की बात करते हैं, एमएलसी में क्या है, कितने, क्या वो एडमिट भी हुए वहां पे? वो अधिकारी वहां पे एडमिट भी नहीं हुए हैं उस हॉस्पिटल के अंदर, सिर्फ ओपीडी में 1 घंटा लगा के आ गए हैं।
पहले उन्होंने क्यों रिपोर्ट दी कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, ये रिटर्न रिकॉर्ड है, SHO को दी, उन्होंने अपना बयान दिया रिटर्न में। SHO जो है दिल्ली थाना आया, फिर उसको दोबारा बुलाया गया, फिर उन्होंने जो है कंप्लेंट दर्ज कराई है। लोगों से बयान लीजिए या जो वहां पे अधिकारी थे उनसे बयान लीजिए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने अनिरुद्ध सिंह के दावों को गलत बताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब सरकारी रुतबे का इस्तेमाल करके अनिरुद्ध सिंह NHAI के अफसरों पर प्रेशर बनाने के लिए झूठे केस दर्ज करवा रहे हैं, जिससे वो अपने आरोप वापस ले लें। देखिए, सारा मैनिपुलेशन है ये। मैं मानता हूं कि किसी का घर गिर गया और उस घर के गिरने के पीछे शायद ये कहा जा रहा है कि NHAI का काम था, उसके कारण नुकसान हुआ वहां पर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मंत्री जो है अधिकारी की पिटाई कर ले। वहां पर कमरे के अंदर कुंडी मार करके लोगों के साथ जा करके उसका सिर फोड़ दिया, और जो भी अगर पंचायत के लोगों ने वहां पर किया है, तो मुझे लगता है कि मंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक काउंटर FIR करने के प्रयत्न किया। मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। सही मायने में तो यह है कि मंत्री का गुस्सा अगर था तो वो बात कह सकते थे, लेकिन कमरे में कुंडी मार करके पिटाई करना किसी अधिकारी का ये कतई भी उचित नहीं है। और जहां अगर गाली गलौज की बात का आरोप लगा रहे हैं अधिकारी के ऊपर, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई स्थिति वहां पर हुई होगी। ये सारी चीजें पॉलिटिकली अब सारी चीजें की जा रही हैं, यह अनफॉर्चुनेट है। सुखविंदर सुक्खू के मंत्री ने अफसरों को पीटा, उल्टे अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया, लेकिन चीफ मिनिस्टर सुक्खू ने कहा वो इस मामले में कड़ा एक्शन लेंगे, जो भी दोषी होगा उसे नहीं बख्शेंगे। माननीय नितिन गडकरी जी से बात हुई है, हमने कहा है कि कानून के दायरे के मुताबिक जो भी होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हिमाचल में मंत्री ने जो किया उसे कहते हैं पहले चोरी फिर सीनाजोरी। एक तो सरकारी अफसरों को मारा पीटा, फिर उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। क्योंकि मंत्री जी ने अफसरों की जो पिटाई की थी वो बंद कमरे में हुई थी, इसलिए उसका कोई वीडियो प्रूफ तो नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए एक काउंटर FIR जरूर करा दी। ये काम अक्सर छोटे मोटे अपराधी करते हैं, ये मंत्री करे ये ठीक नहीं है। फिर भी चीफ मिनिस्टर सुक्खू ने इस मामले में एक्शन लेने का भरोसा किया है। उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी और NHAI के अफसरों को इंसाफ मिलेगा। आज आतंकवाद को लेकर दो खबरें आई, एक अमेरिका से और दूसरी पाकिस्तान से। वॉशिंगटन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को सपोर्ट किया। पूरी दुनिया से दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले, आतंकवादियों को फंडिंग करने वाले मुल्कों का खुलकर विरोध करने की अपील की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों को खोजकर सजा देने की बात भी कही गई। लेकिन आज ही पाकिस्तान से वहां की फौज और दहशतगर्दों के अलायंस का एक और सबूत सामने आया। लश्कर के आतंकवादियों ने एक रैली करके जनरल आसिम मुनीर से अयोध्या में रामलला के मंदिर को मिसाइल से उड़ाने की डिमांड की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दहशतगर्द बिलों में दुबके हुए थे, अब वो फिर से बाहर निकल आए हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में आतंकी अड्डों को तबाह किया था। उसी बहावलपुर में हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने मसूद अजहर के जैश-ए-मोहम्मद की एक ज्वाइंट रैली की। इस रैली में लश्कर का डिप्टी चीफ और आतंकवादी सैफुल्लाह कसूरी भी पहुंचा, जिसका किसी वीआईपी की तरह जोरदार वेलकम किया गया। सैफुल्लाह कसूरी के साथ हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद भी दिखाई दिया। रैली में लश्कर के एक आतंकी ने पाकिस्तानी फौज से डिमांड की कि वह अयोध्या के राम मंदिर पर बम गिराए। इस आतंकी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से गुजारिश की कि वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को उसी तरह से तबाह कर दे जिस तरह 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने किया था। अगर बहावलपुर की औरतें शहीद हो सकती हैं तो मैं पाक फौज से एक मुतालबा करता हूं, आपने भी मेरी हाँ के साथ हाँ मिलानी है। उन्होंने हमारी मस्जिदों को टारगेट किया, मसाजिद को, और किया कि नहीं?
मस्जिदों को टारगेट किया है। आप इसका जवाब हिंदुस्तान की छावनियों को टारगेट करके नहीं, मेरी राय है कि पाकिस्तान के हाफिज मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब, एक ऐलान करो जिस तरह उन्होंने मरकज तैयबा की मस्जिद को टारगेट किया है, तुम बाबरी मस्जिद की जगह बनने वाले राम मंदिर को तबाह करो, राम मंदिर को तबाह करो, इनके सोमनाथों को तबाह करो। और ये बात मैं बेबुनियाद नहीं कह रहा कि राम मंदिर को क्यों तबाह करो। इनके हर मंदिर के अंदर शिवसेना के गुंडे हैं, इनके हर मंदिर के अंदर बजरंग दल के गुमाश्ते हैं, इनके हर मंदिर के अंदर आरएसएस के बदमाश हैं, जो किंचोल की ट्रेनिंग लेने वाले, खंजर की ट्रेनिंग लेने वाले, खंजर की ट्रेनिंग लेने वाले और पेट्रोल बम बनाना सिखाने वाले, मुसलमानों को कत्ल की तरकीबें बनाने वाले। अल्लाह की कसम, तुम हिंदुस्तान के जिस बंदर को भी टारगेट करोगे। जो लोग राम मंदिर को तबाह करने की बात कह रहे हैं, उस पर बम गिराने की बात कह रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या होगी ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने भी इसी रैली में तकरीर की। तलहा सईद ने इस्लाम के नाम पर दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने को कहा और कहा कि मुसलमान आपसी मतभेद भुलाकर अपने साझा दुश्मन का सफाया करने के लिए एकजुट हो जाएं। अल्लाह के कुरान की एक एक आयत, अल्लाह का पढ़ाया हुआ सबक हमें ये कह रहा है कि मुसलमानों अपनी सफ़ों में इत्तेफाक लेकर आओ, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद लेकर आओ। पूरा आलम इस्लाम बिलअमूम और वतन अजीज पाकिस्तान, पूरे आलम इस्लाम की क़यादत करने वाली वाहिद एटमी ताकत कुव्वत मेरा आपका वतन अजीज पाकिस्तान। ए उम्मत इस्लाम, पाकिस्तान में बसने वाली या 56-57 मुस्लिम ममालिक की आवाम, अल्लाह का कुरान पुकार पुकार कर ये कह रहा है कि अपने मुश्तरका दुश्मनों को पहचानो, अपने अंदर की अपनी सफ़ों में इंतिशार, इफ्तिराक, इख्तिलाफ, झगड़े, बदगुमानियां, ये सारे सिलसिले, ये सारे फतवे खत्म करो। इन फतवों को इन्होंने उम्मत को नुकसान पहुंचाया है। बहावलपुर में आतंकवादियों का यह जलसा सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान ने अभी सबक नहीं सीखा है। कसूरी और तलहा की तकरीरें सबूत हैं इस बात का कि आसिम मुनीर उनका आका है। राम मंदिर को तबाह करने की डिमांड प्रूफ है इस बात का कि इन दहशतगर्दों के इरादे कितने खतरनाक हैं। भारत के खिलाफ दुनिया के मुसलमानों से एक होकर लड़ने की वकालत प्रूफ है इस बात का कि आतंकवादी अल्लाह के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन आसिम मुनीर और उनके पालतू दहशतगर्दों को याद रखना चाहिए कि अब ये पहले वाला भारत नहीं है। पाकिस्तान के हर दहशतगर्द का नाम, पता, ठिकाना हमारे बहादुर सिपाहियों ने मिसाइल्स पर लिख दिया है। इस बार कोई हरकत की तो छुपने के लिए दुनिया में कोई कोना नहीं मिलेगा। आज अमेरिका से एक बुरी खबर आई है। यूटा स्टेट में एक बड़े हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। अंधाधुंध फायरिंग की गई है। यूटा स्टेट के स्पेनिश फोक कस्बे में एक बड़ा इस्कॉन टेम्पल है। मंदिर का नाम है श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर। इस मंदिर पर पिछले कुछ दिनों से रोज फायरिंग हो रही है। जब आरती का वक्त होता है उसी वक्त मंदिर पर गोलियां बरसाई जाती हैं। यह सिलसिला पिछले 3-4 दिन से चल रहा है। आज भी मंदिर पर फायरिंग हुई। मंदिर की दीवारों और कांच की खिड़कियों पर निशाना लगाकर 2 दर्जन से ज्यादा फायर किए गए। कल तक लोगों ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि सिर्फ 1-2 राउंड फायरिंग होती थी। भक्तों को लगता था कि आसपास कोई सेलिब्रेशन हो रहा होगा। लेकिन आज 30 राउंड फायरिंग हुई। मंदिर की खिड़कियों के कांच टूट गए, दीवारों में गोलियों के निशान पड़ गए, तो मंदिर में मौजूद भक्त डर गए। फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन अभी तक हमलावर का कोई पता नहीं चला है।
गोलीबारी की घटना से मंदिर में हाथ से की गई बारीक नक्काशी को नुकसान पहुंचा है। मौके पर मौजूद एक लोकल रिपोर्टर ने बताया कि फायरिंग करने वाले शख्स की गाड़ी की तस्वीरें मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया। हालांकि पुलिस अब पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर रही है, लेकिन अभी तक हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है। इस्कॉन ने अमेरिका में श्री राधाकृष्ण मंदिर पर गोलीबारी की घटना की कड़ी निंदा की है। इस्कॉन ने कहा कि मंदिर पर फायरिंग हेट क्राइम का नतीजा है। कोलकाता में इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने कहा कि यूटा के राधा कृष्ण मंदिर में हर साल सेलिब्रेट होने वाली होली पूरे इलाके में मशहूर है। आसपास के राज्यों के लोग फेस्टिवल में शामिल होते हैं। ये मंदिर सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, इसलिए राधा कृष्ण मंदिर पर फायरिंग होना चिंता की बात है। राधा कृष्ण दास ने कहा, इससे पहले भी कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स पर बने स्वामीनारायण मंदिर पर गोलीबारी हुई थी, इसलिए आज की घटना को लाइटली नहीं लिया जा सकता। ये अत्यंत चिंता का विषय है कि अमेरिका के उटा शहर में इस्कॉन के मंदिर पर आक्रमण किया गया है। यह आक्रमण 2-3 दिन में हुए हैं और 30 से भी ज्यादा गोलियां मंदिर के ऊपर चलाई गई हैं। ये गोलियां तब चलाई गई जब हमारे भक्त मंदिर में उपस्थित थे। भगवान की कृपा से कोई आहत नहीं हुआ, लेकिन इस विषय में जो भी दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो भी हिंदू धार्मिक स्थल हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, वहां पर आक्रमण किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इस्कॉन मंदिर के बाउंड्री वॉल को डिफेस किया गया था और कुछ दिन पहले अमेरिका में भी स्वामीनारायण मंदिर और अन्य मंदिरों के ऊपर में इस तरह के आक्रमण किए गए थे। हम यही अनुरोध करते हैं कि अमेरिकन प्रशासन जो भी दोषी हैं, जो भी इसके पीछे जिनका हाथ है, उन्हें तुरंत गिरफ्तार करेंगे और ये जो षड्यंत्र हो रहा है हिंदू मंदिरों के ऊपर, उसका उजागर करेंगे। मंदिरों और गुरुद्वारों पर हमलों की ज्यादातर खबरें कनाडा से आती थी। कई बार यूके और ऑस्ट्रेलिया से भी इस तरह की खबरें आई, लेकिन खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा में मंदिरों और गुरुद्वारों को निशाना बनाते थे, इसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती थी। लेकिन जस्टिस ट्रूडो की सरकार जाने के बाद अब कनाडा से तो इस तरह की खबरें आना लगभग बंद हो गया है। लेकिन अब अमेरिका में हेट क्राइम बढ़ा है, मंदिर पर हमले शुरू हुए हैं और ये चिंता की बात है। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।